नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट जीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थाईलैंड प्रोटेस्ट के बारे में। और अभी हाल ही में थाईलैंड में फिर से प्रोटेस्ट यहां पे स्टार्ट हो चुके हैं। इसके पहले भी कोविड टाइम पीरियड पे ऑलमोस्ट जुलाई के टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो वहाँ का यूथ है, युवा है, वो एक मोनार्किज्म को ख़त्म करने के लिए प्रॉपर स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार मांग रहे थे थाईलैंड की मोनार्किज्म गवर्नमेंट से। और जो थाईलैंड में जनरली प्योर मोनार्किज्म ना हो करके वहाँ पे जो मिलिट्री कूप है, यानी मिलिट्री का जो वहाँ पे एक किस्म से राइट है, जो अधिकार है उनका उस देश को चलाने के लिए, और उस मिलिट्री के अधिकार को ख़त्म करके प्रॉपर एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए थाईलैंड के यूथ ने, युवाओं ने एक फिर से यहाँ पे प्रोटेस्ट लगातार चालू कर दिया है, जिसको कि रबर डक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक येलो डक होगा, जो कि एक बतख होता है, और जनरली वो बतख लेकर के लोग यहाँ पे सड़क पे उतर गए हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट की लगातार मांग कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वहाँ पे फेस किया गया है, वहाँ पे एक देखा गया है कि जनरली जो मोनार्किज्म है थाईलैंड में, वो आज से नहीं है, वो इससे पहले भी 1932 से हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि प्रॉपर जब अंग्रेजों का एक साम्राज्य था, अंग्रेजों का एक शासन था, तब से ये मोनार्किज्म है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें 21st ऑफ सेंचुरी की, तो यहाँ पे भी बहुत सारा जो एक मोनार्किज्म और ख़ास करके जो मिलिट्री का रोल हमें वहाँ पे देखने को मिलता है इन थाईलैंड की गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संकट दे है। और यहाँ तक कि अगर कोई यूथ या कोई युवा अपना एक ग्रुप बना करके या अपनी एक मेजॉरिटी में ला करके उनका अगर विरोध करते हैं या उनके प्रति अगेंस्ट में प्रदर्शन करते हैं, तो वहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दोस्तों ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, और इस प्रोटेस्ट का जनरली मैं आपको कुछ ब्रीफ में बता दूं कि लोगों की डिमांड क्या है। लोगों की डिमांड है कि जो प्रेजेंट टाइम पे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रायुत चैन ओचा, इनके खिलाफ इनको यहाँ पे रिमूव करना है उस थाईलैंड की सत्ता से, उस थाईलैंड की गवर्नमेंट से। चूंकि इनका जो नेचर है, इनका जो बिहेवियर है, वो एक मोनार्किज्म में एक राजाशाही ये चलाते हैं और जनता के ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। जनता को बिल्कुल भी इनने सरकार की नीतियों से, सरकार के सिस्टम से अलग करके रखा है। प्रॉपरली उनको एक गलत डाइवर्डेशन में उनको एक रखा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे ना तो अपने अधिकार मांग सकते हैं, ना अपने राइट मांग सकते हैं, और किसी भी प्रकार का जो भी उनका अधिकार होता है वो उसको वो नहीं मान सकते। और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा मोनार्किज्म है कि वहाँ की जो मिलिट्री है वो इन प्रोटेस्टर के ऊपर, इन प्रोटेस्टर के नज़दीक काफ़ी ज़्यादा अपना एक व्यक्तित्व झलकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका एक प्रभाव होता है। और यहाँ तक कि कई बार फायरिंग, गोली और बमबारी भी यहाँ पे देखी गई है। दोस्तों इससे पहले 1980 में म्यूजिकल लेस मेसराइबल प्रिंसिपल सॉन्ग डू यू हेयर द पीपल सिंग, एक थेम सॉन्ग है वहाँ के प्रोटेस्टर का, वहाँ के युवाओं का, जो कि वहाँ की जो राजा हैं उनके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करना है तो वो इस प्रकार की जो सॉन्ग्स उनको गाते हैं। और यहाँ तक कि 3 फिंगर सैल्यूट वहाँ पे जो एक राजा को, वहाँ का जो किंग है, मोनार्किज्म जो फैलाते हैं, उनको यहाँ पे करना पड़ता है। तो इस तरीके की जो प्रथा है, इस तरीके का जो सिस्टम है, वो थाईलैंड में आज भी मौजूद है, थाईलैंड में आज भी वहाँ पे बना हुआ है। अब सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है कि जो प्रोटेस्टर है, इनका यूज़ जो है वो इनफ्लेक्सिबल डक्स के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। यानी ऐसा माना गया है या ऐसा माना जाता है थाईलैंड के सिटीजन्स के द्वारा कि जो डक्स है, और ख़ासकर येलो डक, काफ़ी बड़े लार्ज आकार के होते हैं येलो डक, उनको दिखा करके या
उनको सामने रख करके इस प्रोटेस्ट को अगर आगे बढ़ाया जाए तो काफ़ी एक अच्छा रहेगा। और येलो जो सिंबल है वो कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट का प्रतीक माना जाता है। एक अगेंस्ट में अगर किसी के खड़े होना है तो उसका एक प्रॉपर एक सिंबल माना जाता है। तो इसी चीज़ को इनने यहाँ पे एक लार्ज लेवल पे जो बड़े बड़े डक्स हैं उनका एक रबर के होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े, तो उनको लेकर के सड़कों पर उतरे और जहाँ पर भी उन्हें ऐसा मौका दिखा, जहाँ पर भी सरकार का उन्होंने विरोध किया, वहाँ की पार्लियामेंट के सामने, वहाँ के सिस्टम के सामने, तो उनको लेकर के वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज़ रिपोर्टर जो यहाँ पे प्रोटेस्टर है उनने यहाँ पे कहा है कि इनफ्लेक्सिबल डक्स हेड इंटिलिटी बैंड ब्राउड आउट ऑफ द स्ट्रेट एंड जोक वाइल सेम प्रोटेस्टर टोल्ड न्यूज़ पब्लिकेशंस दैट रबर डक, या कि जो वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर हैं, वहाँ के जो न्यूज़ एंकर हैं जो उस न्यूज़ को यहाँ पे फॉलो करते हैं, आप इस प्रोटेस्ट को यहाँ पे लाइव भी देख सकते हो। जब आप यूट्यूब पर सर्च करोगे थाईलैंड प्रोटेस्ट तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लाइव भी नज़र आ जाएगी। दोस्तों यह एक कमेंट है वहाँ के प्रोटेस्टर का कि जिनका नाम है जोशी रोंग ने यहाँ पे लिखा है कि भैया जो क्रिएटिव विंग्स है वहाँ पे हमें इस चीज़ को दिखाना पड़ता है कि रबर डक्ट जो है एक काफ़ी ज़्यादा एक प्रोग्रेसिव होता है प्रोटेस्ट के लिए, और इसी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और सरकार का या किसी ऐसी तानाशाही शक्ति का अगर विरोध करना है तो हम इस बड़े रबर डक्स का यहाँ पे फाइट अगेंस्ट की तरह हम इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि एक हमें काफ़ी ज़्यादा बल देता है, काफ़ी ज़्यादा हमें अंदर से मजबूत बनाता है, हमें वो ताकत देता है इस मोनार्किज्म से लड़ने के लिए, इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। दोस्तों वहाँ मैं जनरली आप सभी जानते हो कि थाईलैंड की जो कैपिटल है वो है बैंकॉक, और यहाँ पे दोस्तों पुलिस हेडक्वार्टर भी बैंकॉक में है। और जनरली जो वायलेंट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन जो कि प्रोटेस्टर के द्वारा वहाँ पे देखा गया, तो उसी को रोकने के लिए, उसी को कंप्लीट आउट करने के लिए बहुत सारे वहाँ पे वीडियोस, वहाँ पे फोटोग्राफी एंड कई प्रकार के ऐसे सिस्टम वहाँ पे लॉन्च किए गए, जिससे कि उनका जो प्रोटेस्ट है उसको एक लार्ज लेवल पे बनाया जा सके, उसको एक एक्सट्रीम लेवल पे दिखाया जा सके। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कई प्रकार से उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है यहाँ पे दर्ज कराया है। चाहे वो आप देख लीजिएगा, ये थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक का नज़ारा, और यहाँ पे है वो येलो डक जिसको आप देख सकते हो कि पानी में भी वो यहाँ पे बैठा हुआ है या इस तरीके से रखा हुआ है कि जिससे एक महसूस हो सत्ता को, गवर्नमेंट को, कि भैया आप हमें जहाँ भी पाएंगे या आप हमें जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे हम लगातार आपका विरोध करते रहेंगे, लगातार आपके खिलाफ हम बोलते रहेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं थाईलैंड की, कि भैया 20वीं सेंचुरी जैसे ही लगी तो उस टाइम पे कैसा क्या माहौल था। तो आप दोस्तों देख सकते हो ये जो महाजन हैं, ये जो व्यक्ति पर्सन है, इनका नाम है तक्षण शिनावत्रा। ये 2001 से 2006 तक वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहे। इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें करी जो कि इनकी सराहनीय भी मानी जाती हैं, कुछ इन्हें अच्छे काम भी करे। लेकिन दोस्तों उसके बाद 2006 में इन्हें अपना जो देश है वहाँ पे छोड़ दिया और अपनी सत्ता से एक किस्म से बाइकआउट कर दिया। उसके बाद 2006 में ही मिलिट्री ने यहाँ पे क्यूप कर दिया, यानी मिलिट्री ने अपना जो सत्ता है या मिलिट्री ने थाईलैंड की जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे संभाल लिया। और फिर ऐसा मिलिट्री ने कहा कि हम एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अगले वर्ष, और उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे और दर्शाएंगे कि भैया अब जो मोनार्किज्म है इसको प्रॉपर्ली ख़त्म किया जाए, इसको प्रॉपर्ली ध्वस्त किया जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन 1972 में जब वहाँ पे मोनार्किज्म को ख़त्म किया गया, लेकिन प्रॉपर रूप से नहीं कर पाए। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे संविधान का निर्माण हुआ और आज तक 2020 तक वहाँ पे ऑलमोस्ट 20 बार कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन मिट चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में है अभी थाईलैंड। तो हम कह सकते हैं कि थाईलैंड की जो राजनीतिक स्थिति है वो काफ़ी यहाँ पे अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे हमें एक स्टेबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर उसका भी शासन काफ़ी नहीं चल पाया, फिर मिलिट्री ने कूप किया। उसके बाद दोस्तों 2011 से 2014 तक इन्हीं की बहन यानी तक्षण शिनावत्रा की बहन जो है, जिनका नाम है यंगलक
शिनावात्रा, इनने 2011 से 2014 तक थाईलैंड की सत्ता को संभाला और लेकिन 2014 के बाद फिर से वहां पे मिलिट्री ने कूप कर दिया और इनके ऊपर कई करप्शंस के चार्ज और बहुत सारे इनके ऊपर एलिगेशंस भी लगाए गए कि इनने जो है थाईलैंड के साथ यहाँ पे कई ऐसे काम भी किए हैं जो कि जनता के विरोध में हैं, जनता के अगेंस्ट में वो यहाँ पे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2014 में जैसे मिलिट्री का यहाँ पे राज हुआ तो मिलिट्री के जो कमांडर हैं जिनका नाम है प्रयुत चन ओचा, जो कि अभी तक भी वहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं को रिमूव करने की बात कर रहे हैं थाईलैंड के जो प्रोटेस्टर हैं, थाईलैंड का जो युवा है वो। तो दोस्तों 2014 से लेकर के 2020 तक जो मिलिट्री कमांडर प्रचु ओझा, इनने यहाँ पे रॉयल आर्मी इन प्रवोक द कॉन्स्टिट्यूशन, इनने यहाँ पे कहा है कि भैया संविधान जो है इसको तो हम बना रहे हैं लेकिन जो है राज हम करेंगे और अपनी सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन प्रयुक्त ने डिक्लेयर किया कि द मटेरियल लॉ एंड नाइट टाइम कर्फ्यू, यानी जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं उनमें यहाँ पे रात के टाइम पे उन्होंने अपनी मिलिट्री को आदेश दिया कि भैया रात के टाइम पे कोई ना यहाँ पे प्रोटेस्ट कर पाए और सबको एक रात को लगा दो कर्फ्यू और सारी चीज़ें यहाँ पे बंद कर दो, जिससे कोई जो आशंका ना रहे, किसी प्रकार का डर ना रहे कि पता चला रात को कोई प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में या प्राइम मिनिस्टर की जहाँ पे उनका निवास है, वहाँ का स्थान है, वहाँ पे कोई जाके बम ब्लास्ट ना कर दे या किसी प्रकार की ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। उससे यहाँ पे बचने के लिए सब सारी चीज़ें की हैं। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे लेजिस्लेटिव जो पावर है वो यहाँ पे होती है NCPO को, यानी नेशनल काउंसिल फॉर पीस एंड ऑर्डर। यहाँ से हिमसेल्फ के इसके जो लीडर्स हैं, जो इसको चलाने वाले हैं, उन्होंने भी इसी तरीके का एक कानून बना के यहाँ पे कोशिश की और कहा कि भैया एक किस्म की जो राइट है, जो फ्रीडम है और जो पब्लिक को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो हम यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म लाएंगे और कई चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने बताया। और इन्होंने यहाँ तक कि दोस्तों जो वहाँ के यूथ है, जो युवा हैं, उनका यहाँ पे सपोर्ट करते हुए कहा कि जो युवाओं की मांग है जनरली कि जैसे एंड ऑफ द ऑफिशियली हरासमेंट, आप किसी का प्रॉपरली हरासमेंट नहीं कर सकते, उसको आप खत्म कीजिए और लोगों को पीपल के जो राइट्स हैं उनको आप प्रोवाइड कीजिए। इसके बाद राइटिंग यहाँ पे पार्ट ऑफ द मिलिट्री डिफेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा एक सुचारू रूप से लिखित चाहिए और बाकायदा जिसमें मिलिट्री का कोई राइट ना हो, मिलिट्री का उसमें इन्वॉल्व ना हो, और जो कि एक डिसॉल्विंग पार्लियामेंट सेटिंग अप टू डेमोक्रेटिक फॉर्म, यानी जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है जिसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सभी हमें इससे मिलने चाहिए। इस तरीके की जो डिमांड है वो यहाँ पे की हुई है। आप देख सकते हो कि प्रोटेस्टर किस प्रकार से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो मिलिट्री है उसके द्वारा किस तरीके से पानी डाला जा रहा है प्रोटेस्टर के ऊपर, और ये यहाँ पे ब्लैक डक लिए हुए अपने आप को यहाँ पे बचा रहे हैं, अपने आप की यहाँ पे सुरक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। और इसी प्रकार का मूवमेंट दोस्तों हांगकांग में भी यहाँ पे चला था। आप सभी जानते होंगे कि हांगकांग में भी इसी प्रकार का एक मूवमेंट देखा गया था कि चाइना के जिस तरीके से हांगकांग में लगातार अटैक कर रहा है, लगातार लोगों को बरगला रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, और वहाँ की जो ऑफिशियली डेमोक्रेसी उसको ख़त्म करने की यहाँ पे बात हांगकांग के लोगों के लिए भी वहाँ पे चाइना कर रहा है। तो इसी को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे जो क्रिएटिव विंग्स हैं उनने भी इस प्रोटेस्टर और इस प्रोटेस्ट को एक हवा देने के लिए या इस प्रोटेस्ट को यहाँ पे समर्थन करते हुए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ट्वीट की, और हांगकांग के जो प्रोटेस्टर हैं उनने भी इनका समर्थन करते हुए हांगकांग में भी इस ब्लैक डक मूवमेंट का एक अच्छा खासा समर्थन किया और उनकी सराहना भी की कि भैया हमें भी इसी प्रकार का जो मूवमेंट है वो चाइना के अगेंस्ट हांगकांग में करना चाहिए, जिससे प्रॉपर डेमोक्रेसी, प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट हो, चाइना की जो एक विस्तारवादी नीति है उसको यहाँ पे खत्म किया जाए इस हांगकांग से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।